नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो घर में रखे सोने से भी आप कर सकेंगे मोटी कमाई। ये स्कीम को लेकर आरबीआई जल्द जारी करेगा नए नियम। जी हाँ, आपके घर पर जो सोना रखा है उसके लिए सरकार जल्द नए नियम लेकर आने वाली है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में अब बदलाव पर आरबीआई की ओर से जल्द गाइडलाइन जारी की जाएगी। खबरों के मुताबिक सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को अगले महीने से लॉन्च कर सकती है। वहीं सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में भी सभी सरकारी बैंकों को स्कीम में शामिल करने पर विचार कर रही है। इस स्कीम के तहत आपके घर में जो ज्वेलरी पड़ी है उसे अब आप बैंक में जमा करा सकते हैं। बैंक इस पर आपको 2.25% तक का ब्याज देगा। साथ ही गोल्ड के जो दाम बढ़ेंगे उसका ज्यादा फायदा आपको अलग से मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत आप अपने अपने घर के आसपास के बैंक या बैंक में अधिकृत ज्वेलर्स के पास अपनी ज्वेलरी जमा करा सकेंगे। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का लाइकन पीरियड 5 साल का होगा। आप जब बैंक में अपना गोल्ड वापस ले लेंगे तो आपकी ज्वेलरी मेल्ट करके गोल्ड कॉइन बिस्किट या बार में मिलेगा। इस गोल्ड से आप नए डिजाइन की ज्वेलरी बना सकेंगे। वहीं आपको गोल्ड रखने के लिए आपको कोई लॉकर का चार्ज नहीं देना होगा। बैंक में जमा आपके गोल्ड पर आपको लोन भी मिल सकेगा। अब बैंक में जमा अपने गोल्ड की ट्रेडिंग पर भी कर सकेंगे। स्कीम के तहत बैंकों में 10 ग्राम तक गोल्ड जमा करने की सुविधा मिल सकती है। तो कोरोना वैक्सीन के नाम पर भी फ्रॉड, फोन करके मांग रहे हैं आधार और ओटीपी नंबर। जी हाँ, कोरोना वायरस के खिलाफ जहां देश में वैक्सीनेशन का काम जोर शोर से शुरू हो गया है, वहीं जालसाजों ने वैक्सीनेशन के नाम पर धोखाधड़ी का नया खेल शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने देश भर के लोगों को कोविड वैक्सीन ओटीपी स्कैम से सतर्क रहने की सलाह दी है। जालसाज लोगों को फोन करके कोरोना वैक्सीन के नाम पर आधार कार्ड नंबर और ओटीपी मांग रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस तरह की किसी भी कॉल पर भरोसा न करें। पीआईबी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने नागरिकों को इस संबंध में चेतावनी जारी की है। इसमें बताया गया है कि कुछ जालसाज लोगों को फोन करके खुद को ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बताते हैं। वो कोविड वैक्सीन वितरण के नाम पर वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड और एक ओटीपी मांगते हैं। आपकी इस जानकारी का इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा सकता है, इसलिए किसी को भी फोन पर इस प्रकार की जानकारी न दें। अगर आप ओटीपी जैसी जानकारी देते हैं तो जालसाज आपके आधार से लिंक बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। सिर्फ फोन करके जरिए नहीं, लोगों को ईमेल के जरिए भी चूना लगाया जा रहा है, इसीलिए सावधान रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोलियम पदार्थ पर निर्भरता और वायु प्रदूषण घटाने की कवायद, तेज सड़कों पर दौड़ेगी हाइड्रोजन बसें। जी हां, केंद्र सरकार की वैकल्पिक ईंधन मिशन के तहत सार्वजनिक बसों को हाइड्रोजन से दौड़ाने की योजना है। इस बाबत पायलट प्रोजेक्ट के तहत जल्द ही कुछ चुनिंदा मार्गों पर हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। दरअसल पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों की पेट्रोलियम पदार्थ के आयात में भारी खर्च और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के मद्देनजर हाइड्रोजन ईंधन सरकार के स्वच्छ ऊर्जा मिशन की प्राथमिकता में है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय स्वच्छ ईंधन वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन सेल से संचालित वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन मानक पहले ही तैयार कर चुके हैं। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि भारत पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता घटाने के लिए सीएनजी, एचसीएनजी, एलपीजी, बायोफ्यूल और ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने पर जोर दे रहा है। जर्मनी में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बसें काफी समय से दौड़ रही हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि हाइड्रोजन सेल पर आधारित वाहन हवा पानी में किसी तरह से प्रदूषण नहीं छोड़ते। एक बार टैंक फुल कराने पर ये वाहन 400 से 600 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तेजस खरीद सौदा मार्च 2024 में मिलेगा भारतीय वायुसेना को पहला विमान। जी हाँ, भारतीय वायुसेना को स्वदेश में विकसित लड़ाकू विमान तेजस की 48,000 करोड़ रुपए की खरीद सौदे के तहत पहली डिलीवरी मार्च 2024 में मिलेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन आर माधवन ने कहा कि पहली डिलीवरी में 4 विमान दिए जाने के बाद 2025 से 83 विमानों की सप्लाई पूरे होने तक हर साल 16 विमान वायुसेना को उपलब्ध कराए जाएंगे। एचएएल के प्रबंध निदेशक पद की भी जिम्मेदारी संभाल रहे माधवन ने यह भी दावा किया है कि कई देश इस भारतीय लड़ाकू विमान की खरीद में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। माधवन ने कहा है कि एक बार फिर दावा किया है कि तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान प्रदर्शन के हिसाब से चीन के JF-17 लड़ाकू विमान के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण तकनीकी में आगे होने के साथ ही तेजस में JF-17 के मुकाबले ज्यादा अच्छा इंजन, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा अंतर हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता का है, जो हमारे विपक्षी के जहाज में मौजूद नहीं है। माधवन ने यह भी कहा कि तेजस मार्क 1A लद्दाख के दुर्गम पर्वतीय इलाके के सभी हिस्सों में किसी भी अन्य लड़ाकू विमान की तरह ही अभियान चलाने में सक्षम होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर से घूंघट गिरा तो ससुर व देवर ने की पिटाई, शौचालय में छिपकर महिला ने जान बचाई। जी हाँ,
रसोई में काम करने के दौरान सिर पर घूंघट न संभल पाना एक महिला को भारी पड़ गया। आरोप है कि घूंघट गिरते ही उसके ससुर ने गाली गलौज करते हुए पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आए देवर ने भी उसे बचाने की बजाय डंडे से पीटा। पीड़िता ने शौचालय में छिपकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले गई। शिकायत के आधार पर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरिनगर निवासी संध्या ने बताया कि रसोई में काम करते वक्त उसका पल्लू सिर से सड़क गया। इस पर उसके ससुर महिपाल ने उसे डांटना शुरू कर दिया और गाली देने लगा। विरोध करने पर महिपाल ने मारपीट करनी शुरू कर दी। बाद में देवर अमित डंडा लेकर आया और उसने भी मारना शुरू कर दिया। आरोप है कि उसके ससुर अक्सर उसे दहेज कम लाने के लिए ताने देते थे। उसके पिता व भाई ने दहेज में बाइक दी थी, जबकि देवर को दहेज में कार लेनी थी। इससे महिला के ससुर नाखुश थे और अक्सर उसे ताने देते थे। इसी गुस्से में आकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, ऐसे दहेज के लोभियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपकी गाड़ी में लगा है बम्पर तो हो जाइए सतर्क, लगेगा 5000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, अगर आपकी गाड़ियों पर बम्पर लगा है तो सतर्क हो जाएं। 4 पहिया हल्के वाहनों हो या भारी, दोनों प्रकार के वाहनों पर आगे व पीछे बम्पर लगना अब महंगा पड़ेगा। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर वाहनों पर लगे क्रैश गार्ड या बुल बार खतरनाक है। इसमें वाहनों की आपसी टक्कर में क्षति पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। बम्पर लगी गाड़ियों पर 5000 रुपए जुर्माना लगाने के साथ ही सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि वाहनों पर क्रैश गार्ड से हादसे होने की संभावना बनी रहती है। कार के अगले या पिछले हिस्से में क्रैश गार्ड लगाया जाता है ताकि कार की टक्कर से तो कार को नुकसान न पहुंचे। ये मजबूत धातु की सलाखें होती हैं, इसी वजह से कई बार दूसरों को चोट लगने की संभावना रहती है। इसके मद्देनजर सभी आरटीओ उसे अपेक्षा की है कि वाहन स्वामियों को क्रैश गार्ड से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में जागरूक किया जाए और क्रैश गार्ड का बुल बार हटाने के आदेश दिए जाएं। उसके बाद भी अगर कोई गलती करता है तो वाहन स्वामी के खिलाफ चालान और जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने की राशि 5000 या इससे ज्यादा हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा ऐलान, आईपीएल 2022 में खेलेंगी 2 नई टीमें। बीसीसीआई ने दी 10 टीमों की मंजूरी। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग के फैंस के लिए बड़ी खबर है। आईपीएल में अब 2 और नई टीमें नजर आने वाली हैं। बीसीसीआई ने अहमदाबाद में हुई बीसीसीआई एजीएम में 2 और नई टीमों को मंजूरी दे दी है। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि साल 2022 में आईपीएल 10 टीमों का टूर्नामेंट होगा। फिलहाल आईपीएल में 8 टीमें हिस्सा लेती हैं। बता दें कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि आईपीएल 2021 से ही 2 टीमें बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन इस साल मेगा ऑक्शन भी होना है, जिसकी वजह से 10 टीमों को 2022 में खिलाया जाएगा। आईपीएल की 2 नई टीमों के मालिक कौन होंगे, ये सवाल सभी के लिए काफी दिलचस्प है। खबरों के मुताबिक आईपीएल टीम खरीदने की रेस में अडानी ग्रुप और संजीव गोयनका आगे रहेंगे। आईपीएल में एक टीम अहमदाबाद की हो सकती है, जिसे खरीदने की मंशा अडानी ग्रुप पहले ही जाहिर कर चुका है। अब तो अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी बन चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को लानी होगी नेगेटिव कोविड रिपोर्ट। केंद्र ने जारी की गाइडलाइन। जी हाँ, केंद्र सरकार ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को अनिवार्य रूप से अपने साथ 72 घंटे पहले की कोविड मुक्त होने की जांच रिपोर्ट लानी होगी। केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि वो मेले में पहले हेल्थ केयर वर्कर को ही ड्यूटी पर तैनात करें जिन्हें वैक्सीन दे दी गई हो। साथ ही कुंभ मेले में ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की वैक्सीन लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कुंभ के दौरान 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने, सैनिटाइजेशन सहित सभी प्रकार की कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। कुंभ मेले के दौरान कोई प्रदर्शनी, मेला या प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं होगा। कुंभ मेले में किसी भी स्थान पर थूकना प्रतिबंधित होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में जूनियर स्कूलों को लेकर बड़ा फरमान, 8वीं तक के बच्चों का नहीं होगा एग्जाम। जी हां, दिल्ली सरकार ने छोटी क्लास के बच्चों को एग्जाम को लेकर स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने कहा है कि दिल्ली में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कोई ऑफलाइन परीक्षा नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में 3री से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से स्कूलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दिशा निर्देशों में साफ कहा गया है कि 8वीं कक्षा तक स्टूडेंट के लिए बच्चों को स्कूल बुलाकर एग्जाम लिया जाएगा। छात्रों का मूल्यांकन वर्कशीट और असाइनमेंट के आधार पर होगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि जिन छात्रों के पास डिजिटल माध्यम की सुविधा नहीं है, उनके अभिभावकों को स्कूल बुलाकर असाइनमेंट दिया जाएगा। असाइनमेंट के आधार पर ही बच्चों का रिजल्ट तैयार होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द शुरू हो सकती है कोरोना काल में बंद भारतीय रेल की नियमित सेवा, बनेगा नया टाइम टेबल। जी हाँ, कोरोना काल में बंद भारतीय रेल की नियमित यात्री सेवा अप्रैल से अपने पूर्ण रूप में आ सकती है। साथ ही रेलवे ने नया टाइम टेबल भी लागू कर सकती है। अभी रेलवे विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेन चला रहा है जो पूरी तरह से आरक्षित श्रेणी की है। कुछ जगह लोकल व उपनगरीय सेवाएं शुरू की गई हैं, लेकिन अभी भी लगभग 35% यात्री ट्रेनें बंद हैं। कोरोना संक्रमण के मामले में आ रही कमी और टीकाकरण
के मामलों में आ रही कमी और टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद भारतीय रेल अपनी यात्री ट्रेन सेवाओं की समीक्षा कर रहा है। अभी लगभग 1150 मील एक्सप्रेस गाड़ियां विशेष श्रेणी में चलना शुरू हो गई हैं और लगातार इन गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। रेल मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से भारतीय रेल अपनी नियमित रेल यात्री सेवाओं को शुरू कर देगी। रेलवे की तैयारी नए रेलवे टाइम टेबल को लागू करने की भी है, जिस पर पिछले 1 साल से काफी काम किया जा चुका है। नया टाइम टेबल ट्रेनों की परिचालन की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें ट्रेनों की संख्या के साथ उसकी गति को भी बढ़ाया जा रहा है। जल्द ही पहले की तरह सभी ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, आज की खबर बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।